बहू, इसे अपने पैरों से गिराओ और फिर अंदर आ जाओ। रतिका उनकी बात सुनकर पहले चावल गिराती है और जैसे ही वे चावल आलते की थाली में अपने पैर रखती है, उसके पैर में कुछ चुभता है। रतिका की आंखें नम हो जाती है। वे अपने आंसू को रोककर अपने चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल कर लेती है और घर के अंदर प्रवेश करती है। दादी फिर श्यामा से बोलती है, श्यामा मेरे कमरे में आ, और रतिका तुम यहीं रुको। रतिका उनकी बात सुनकर वहीं रुक जाती है। दादी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। श्यामा भी उनके पीछे पीछे जाती है। उनके जाने के बाद ललिता जी रतिका से के पैरों की तरफ देख कर बोलती है, ये तो मेरा पहला बार था। अब भी अगर तुम इस घर से नहीं गई ना तो इसके आगे मैं क्या करती हूँ तू सोच भी नहीं सकती। रतिका ललिता की आंखों में देखकर बोलती है, अच्छा क्या करेगी आप इसके आगे, मैं भी जानना चाहती हूँ। ललिता जी गुस्से में बोलती है, मुझे आंखें दिखा रही है तू, मामूली लड़की, आंखें नीची कर वरना। रतिका उनकी आंखों में घूर कर देखते हुए बोलती है, वरना वरना क्या ललिता जी। ये देखकर गुस्से गुस्से से उस पर हाथ उठाती है। तभी रतिका बीच में उनका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ कर बोलती है, सासू माँ मुझे उन लड़कियों की तरह बिल्कुल मत समझना जो चुपचाप रहकर अपने ऊपर जुल्म सह लेती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि भले ही अंश आपको अपनी माँ ना मानता हो पर आप उसे अपना बेटा मानती है। इस नाते से आप मेरी सास हुई ना, तो मेरी बात सुनो ध्यान से सासू माँ। अपना ये हाथ और आज जो आपने हरकत की है ना, दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। और अगर दोबारा ऐसी कोई भी हरकत की ना मेरे साथ, तो आपके साथ मैं क्या करूँगी ये आप सोच भी नहीं सकती। ये बोलकर रतिका ललिता जी का हाथ झटके से छोड़ देती है। उसके हाथ से उसके झटके से हाथ छोड़ने से ललिता जी सीधा फर्श पर जाकर गिर जाती है। ललिता जी गुस्से में घूर कर उसे देखने लगती है। तभी शोभा जी और श्यामा भी बाहर आ जाती है। वे दोनों भी जब ललिता जी को गिरे हुए देखती है हैरान हो जाती है। शोभा जी उससे पूछती है, ललिता तू गिर कैसे गई। ललिता जी कुछ बोलती तभी रतिका बीच में बोलती है, दादी मैं वो क्या है ना माँ मुझे गले लगाने आ रही थी पर इनके कदम लड़खड़ा गए और देखिए ये गिर गई। फिर वे अपना हाथ बढ़ाकर ललिता जी को बोलती है, आइए माँ अपना हाथ मुझे दीजिए। ललिता जी उसका हाथ झटक कर खुद से खड़ी हो जाती है और गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। श्यामा उन्हें जाते हुए देख कर हंसते हुए रतिका से पूछती है, भाभी क्या हुआ, बड़ी मैम साहब को ये गिर कैसे गई। रतिका उससे बोलती है, कहा तो है उनके कदम लड़खड़ा गए थे इसलिए वे गिर गई। तभी अंश बाहर से अंदर आ जाता है और दादी से बोलता है, दादी सब कुछ हो गया यहाँ का। दादी उससे बोलती है, हाँ अंश सब कुछ हो गया और मैंने तेरा कमरा खुलवा दिया है। रतिका को अपने कमरे में ले जा। अंश रतिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। अंश का कमरा बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था। 4 कमरों को मिलाकर एक कमरा बनाया गया था। वहाँ एक बड़ा सा बेड, अलमारी, सोफा सब कुछ कमरे में मौजूद था। रतिका कमरे को देख रही थी। अंश मुस्कुराकर उससे बोलता है, यह हमारा कमरा है। रतिका उससे कुछ नहीं बोलती और जाकर बेड पर बैठ जाती है। अंश उसके पैरों में की छाप की तरफ देखता है और फिर वे रतिका की तरफ देखता है। रतिका के चेहरे पर दर्द के भाव उसे साफ साफ नजर आ रहे थे। अंश उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उसके पैरों की तरफ देखते हुए बोलता है, रतिका क्या हुआ तुम्हारे पैरों में, तुम ठीक तो हो ना। वो फिर से फर्श की तरफ देखकर बोलता है, ये आलती की तो निशानी नहीं लग रहा है, ये कैसे हुआ। रतिका उससे बोलती है, पता नहीं पर आलते ही में ही कुछ मिला हुआ था। अंश उसकी ये बात सुनकर जल्दी से उसके दोनों पैर बेड पर रख देता है और उसके पैरों की तरफ देखने लगता है। रतिका के पैरों में छोटे छोटे कांच के टुकड़े चुभे हुए थे। रतिका को अब चक्कर भी आने लगा था क्योंकि उसके पैरों से बहुत सारा खून गिर गया था और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। वे गिरने ही वाली होती है। तभी अंश फौरन उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और श्यामा को आवाज़ लगाता है। श्यामा उसकी आवाज़ सुनकर भागते हुए कमरे के अंदर आती है। अंश श्यामा से बोलता है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। श्यामा रतिका की तरफ देखकर अंश से पूछती है, भैया भाभी को क्या हुआ। अंश गुस्से में उससे बोलता है, मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ। श्यामा तुरंत वहाँ से चली जाती है। अंश फिर रतिका को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और उसके पैरों के पायल को भी निकाल देता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी आ जाता है। शोभा जी रतिका के बगल में बैठी हुई थी और अंश भी रतिका के पास ही बैठा हुआ था। शोभा जी डॉक्टर से बोलती है, देखिए मेरी बहू के पैरों से बहुत ही खून निकल रहा है। डॉक्टर रतिका के पैरों के सारे कांच के टुकड़े निकालकर खून को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। फिर वे उसके पैरों में दवा लगाकर बैंडेज कर देते हैं और रतिका को एक इंजेक्शन लगाकर अंश से बोलते हैं, अब ये ठीक है पर इन्हें तब तक चलने मत दीजिए जब तक कि इनके पैर ठीक नहीं हो जाते और इनकी पट्टी भी समय समय पर बदलते रहिएगा।
अंश बस डॉक्टर की बात सुन रहा था, पर उसकी नज़र अभी भी रतिका पर ही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वे क्यों बाहर कॉल के पर बात करने गया। अगर वे रतिका के साथ ही रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर भी फिर वहाँ से चले जाते हैं। अंश श्यामा से पूछता है, आलते की थाल में कांच के टुकड़े किसने मिलाया था? श्यामा उसकी बात सुनकर बोलती है, भैया मैंने कुछ नहीं किया था, वे तो बड़ी मैम साहब ने किया था। आलते की थाल लेकर वही आई थी। वही आई थी। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं ले जाती हूँ, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। फिर मैं आरती की थाली लेकर बाहर चली गई थी। उसके बाद मैं आलता की थाली लेकर आए। अंशी सुनकर गुस्से में उठकर जाने लगता है। तभी रतिका उसका हाथ पकड़ लेती है। अंश पलट कर उसका तरफ देखता है। रतिका अपना सिर हिलाकर बोलती है, नहीं अंश प्लीज़। अंश मुझे गुस्से में उससे बोलता है, क्यों नहीं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें तकलीफ देने की? लतिका उससे बोलती है, प्लीज़ अंश, मैंने अभी अभी इस घर में कदम रखा है और मेरे आते ही ये सब हो गया। मैं अब नहीं चाहती कि मेरे कारण आगे कुछ भी हो। अंश उससे बोलता है, तुम्हारे कारण कुछ भी नहीं हो रहा है, ये फिर सब इस औरत के कारण हो रहा है। लतिका उससे बोलती है, अंश प्लीज़, मैं शांति चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वे भले ही तुम्हारी सौतेली माँ है, पर माँ तो है ना, इसलिए प्लीज़ कुछ मत बोलो, इन्हें जाने दो। अंश उसकी बात सुनकर उसके पास बैठ जाता है और उसके बालों में अपना हाथ फेर कर बोलता है, ठीक है, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैंने उसकी गलती को माफ़ कर दिया है, पर अगर दोबारा उन्होंने कुछ भी गलत तुम्हारे साथ करने की कोशिश की ना, तो मैं उनकी कोई गलती माफ़ नहीं करूँगा। वे फिर श्यामा से बोलता है, श्यामा जाओ खाना लेकर आओ। श्यामा जी भैया बोलकर वहाँ से चली जाती है। श्यामा खाना लेकर अंश के कमरे में आती है। तभी रतिका को अपने हाथ से खिलाता है और वे भी फिर से खुद खाना खाने लगता है। खाना खत्म होने के बाद श्यामा प्लेट लेकर चली जाती है। अंश रतिका को दवा देकर उसे बेड पर लिटा देता है और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगता है। थोड़ी देर के बाद रतिका दवाइयों के असर के कारण गहरी नींद में सो जाती है। अंश भी उसके साइड में लेट जाता है और थोड़ी देर के बाद उसे भी नींद आ जाती है। 2 दिन बाद 2 दिन बीत चुका था। रतिका के पैरों में अभी भी दर्द था। अंश, दादा दादी और श्यामा उसका पूरा ध्यान रखते थे। अंश अपना सारा ऑफिस का काम घर से ही कर रहा था। अंश घर में था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी उसके कमरे में जाने की। सिर्फ दादा दादी और श्यामा को ही इजाज़त थी उसके कमरे में जाने की। दोपहर का समय रतिका कमरे में टीवी देख रही थी और अंश हॉल में बैठा हुआ था। उसके सामने ऑफिस के लोग मौजूद थे। अंश उन सब से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहा था। तभी रतिका अंश को कॉल लगाती है। अंश उसका नंबर देखकर बस हाँ बोलता है। रतिका उससे बोलती है, सर मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। अंश, ठीक है, भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी सा खाने को। रतिका उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोलती है, नहीं, पहले आप मेरी बात सुनो, मुझे पिज्ज़ा खाना है। अंश उसकी बात सुनकर ऑफिस के सारे लोगों की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहे थे, क्योंकि अंश कभी भी ऑफिस के टाइम ना किसी से फ़ोन पर बात करता था और ना ही किसी को फ़ोन पर बात करने देता था। फिर आज नया क्या हुआ? अंश के इस तरह से देखने से सारे लोग तुरंत अपने अपने कामों में ध्यान देने लगते हैं। अंश फिर रतिका से बोलता है, कोई पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, मैं श्यामा से बोलकर कुछ बनाने को बोल देता हूँ। रतिका उससे आगे कुछ बोलती तब तक अंश कॉल कट कर देता है। रतिका मोबाइल की तरफ घूर कर देखते हुए बोलती है, इस टेबल के रास में अपनी पसंद का कुछ भी खा नहीं सकती। थोड़ी देर के बाद श्यामा कमरे में आती है। उसके हाथ में ट्रे था। ट्रे के ऊपर एक बाउल रखा हुआ था। श्यामा को ट्रे को रतिका के सामने रखकर बोलती है, लो भाभी, आपके लिए वेजिटेबल सूप बना कर लाई हूँ, इसे पी लो। रतिका वेजिटेबल सूप को देखकर मुंह बना लेती है। तभी अंश का उसे कॉल आता है। रतिका मरी हुई आवाज़ में कॉल उठाकर बोलती है। अंश उससे बोलता है, सूप भिजवाया है, पूरा खत्म हो जाना चाहिए, वरना मैं अगर कमरे में आया ना तो फिर अपने तरीके से पिलाऊंगा तुम समझी? इतना के बोलकर वे कॉल कट कर देता है। अंश के मोबाइल लगते ही रतिका गुस्से में बोलती है, डेविल कहीं का। रतिका का मन कर रहा था कि वे अभी के अभी नीचे जाकर पूरा सूप जाकर अंश के ऊपर पलट दे, पर वे ऐसा नहीं कर सकती थी। वे अंश का फोटो फ्रेम साइड में उठाकर उसे कितनी गालियाँ देती है। श्यामा ये देखकर हंसने लगती है। रतिका फिर न चाहते हुए भी सूप पीने लगती है। वही पार्थ बाहर से घर आता है। उसकी नज़र अंश के सारे स्टाफ पर जाती है।
पार्थ अंश के पास आकर बोलता है, भाई तुमने ऑफिस घर पर ही खोल लिया है पर क्यों? अंश उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, वे उसकी तरफ देखता भी नहीं। पार्थ फिर बोलता है, तुमने अपने ऑफिस के सारे स्टाफ को घर पर क्यों बुलाया है? अंश नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है और फिर सारे स्टाफ की तरफ देखकर बोलता है, सब अपना अपना काम करो, ये आदमी हमारे लिए एक्सिस्ट नहीं करता है। अंश की ये बात सुनकर उसके ऑफिस के स्टाफ मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। पार्थ अंश का ये जवाब सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। वे फिर अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाकर बोलता है, ओह समझ गया, आखिर तुमने क्यों ऑफिस को घर पर ही खोला है? अपने ऑफिस में लोगों को अपनी शादी की पार्टी देने के लिए बुलाया है ना? पार्थ के मुंह से अंश की शादी की बात सुनकर सारे स्टाफ अंश की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अंश ने अभी तक अपनी शादी का अनाउंसमेंट नहीं किया था और किसी को भी नहीं पता था कि अंश की पत्नी कौन है। अंश गुस्से में उसको घूर कर देखने लगता है। पार्थ के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वे सारे स्टाफ की तरफ देखकर बोलता है, आप लोग मिले अंश की वाइफ से? आप लोगों को पता है उसका नाम है? अगर नहीं पता उसका नाम तो मैं बता देता हूँ, उसका नाम है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं किया था तभी अंश गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरी पत्नी का नाम भी लिया तो मेरी पत्नी का नाम लेने का हक तुझे नहीं है। और तू क्यों इतनी फिक्र कर रहा है? मैं अपनी शादी के बारे में किसी को बताऊं या ना बताऊं, वो मेरा पर्सनल मैटर है। पर अब समय आ गया है सबको बताने का कि अंश ओबरॉय की पत्नी आखिर है कौन। वो फिर नितिन की तरफ देखकर बोलता है, सारे मीडिया वालों को बुलाओ। नितिन जी सर बोलकर वहाँ से चला जाता है। अंश फिर से पार्थ की तरफ देखता है। पार्थ अभी भी मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में अंश के मैंसन के बाहर गार्डन में मीडिया वाले आ चुके थे। सब में यही खलबली मची हुई थी कि अंश ओबरॉय ने आखिर किससे शादी की है। नितिन सारे मीडिया वालों को बैठने के लिए बोलता है, पर सब नितिन से ही सवाल करने लगते हैं कि आखिर अंश की पत्नी है कौन। अब नितिन उनको क्या जवाब देता? नितिन को खुद ही नहीं पता था कि अंश ने किससे शादी किया है। अंश अपने कमरे में आता है और रतिका से बोलता है, रतिका तैयार हो जाओ, बाहर मीडिया आई है, मैं सारे मीडिया के सामने हमारे शादी का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। रतिका अंश की ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा पास्ट घूमने लगता है। वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अंश उसकी शादी का अनाउंसमेंट पूरे मीडिया के सामने करे। वो अंश से बोलती है, क्या शादी? वे भी पूरे मीडिया के सामने। अंश उससे बोलता है, हाँ रतिका, मैं चाहता हूँ सभी को पता चले हमारी शादी के बारे में। रतिका उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं, मुझे नहीं जाना है। और ज़रूरत क्या है मेरे जाने की? तुम ऐसे भी तो जाकर बोल सकते हो ना कि तुम्हारी शादी हो गई है। मुझे सबके सामने ले जाना ज़रूरी है क्या? और मेरे पैरों में भी दर्द है, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज़। अंश उसके करीब आकर बोलता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले चलता हूँ। रतिका अपने कदम पीछे लेते हुए बोलती है, नहीं, मुझे नहीं जाना है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैंने अभी दवाई खाई है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे आराम करना है। ये बोलकर वे जल्दी से बेड पर जाकर लेट जाती है और चादर से खुद को पूरी तरह से ढक लेती है। रतिका का ऐसा बिहेवियर देखकर अंश हैरान हो जाता है। वे उससे कुछ नहीं बोलता और कमरे के बाहर जाकर कमरे का दरवाज़ा लगा देता है। रतिका दरवाजे की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों तक आ जाते हैं। उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य घूमने लगता है, जिसमें कोई उसे मारा था और ज़बरदस्ती उससे शादी कर रहा था। दूसरे दृश्य उसकी आंखों के सामने ये आता है कि कोई किसी को गोली मार रहा है और रतिका बुरी तरह चीख रही है कि वे उन्हें छोड़ दे। एक और दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम आता है कि एक लड़की रतिका को अंश के फोटो दिखाते हुए बोल रही है कि यह अंश ओबरॉय है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। अगर तूने इससे शादी कर लिया तो तुझे कोई भी छू नहीं पाएगा। बस एक बार तो किसी भी तरह से अंश को अपना बना ले। रतिका फिर एक झटके से अपनी आंखें खोल लेती है। वहीं दूसरी तरफ अंश मीडिया के सामने आकर एटीट्यूड के साथ चेयर पर बैठ जाता है। मीडिया वाले उसके सामने सवालों की झाड़ी लगा देते हैं। एक मीडिया वाला उससे पूछता है, मिस्टर ओबरॉय, आप अपनी पत्नी को नहीं लाए? आपने हमें यहाँ इसलिए बुलाया था कि आप अपनी शादी की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हम सब आपकी पत्नी को देखना चाहते हैं। आखिर कौन है आपकी पत्नी? आपने किससे शादी की है? कौन है वे लड़की? अंश उस रिपोर्टर की बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखता है। वो रिपोर्टर उसकी जलती हुई नज़रों को देखकर घबरा जाता है। अंश अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तेरी इतनी औकात है कि तू मेरी बीवी को देखे? बोल। वो रिपोर्टर उसकी बात सुनकर जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेता है। अंश फिर नितिन को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ बोलता है। नितिन उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वे रिपोर्टर, जिसने रतिका को देखने के बाद अंश से कही थी, उसके पास एक फ़ोन आता है।
वे जल्दी से नंबर देखकर कॉल उठाता है और कॉल पर बात करने के बाद मोबाइल उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर जाता है। वे अपना सर पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था। अंश उस रिपोर्टर से बोलता है, गेट आउट। वे रिपोर्टर चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। अंश दूसरे मीडिया वाले की तरफ देखकर बोलता है, तुम लोगों ने जो भी सुना है वह सच है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी का नाम है रतिका। मुझे सिर्फ अपनी शादी का अनाउंसमेंट करना है जो मैंने कर दिया। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। किसी भी रिपोर्टर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे अंश से रतिका की फ़ोटो मांगे, वरना उन्हें भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता। सब चुपचाप उठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रतिका कमरे का हल्का सा पर्दा हटाकर बाहर की तरफ देख रही थी। सारे रिपोर्टर के जाने के बाद अंश उठकर कमरे में आने लगता है। रतिका जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाती है। अंश थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। रतिका उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंश उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसके बालों में अपना हाथ फेर कर बोलता है, रतिका आंखें खोलो। रतिका उसकी आवाज़ सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अंश उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोलता है, एक बात पूछूं, सच बताओगी? रतिका धीरे से अपना सर हिला देती है। अंश उससे बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, क्या इतना घबराई हुई क्यों हो और तुम मेरे साथ मीडिया के सामने क्यों नहीं आई? कुछ हुआ है क्या? कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? रतिका उसकी ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है, पर वे अपने चेहरे पर घबराहट के भाव आने नहीं देती। वो उससे बोलती है, नहीं अंश, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अंश ठीक है, अच्छा ठीक है रतिका, मैं मान गया तुम्हारी बात कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही हो, पर एक बात बोलूँ, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं करवाया है, पर मुझे 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा तुम्हारे बारे में कुछ भी पता करवाने में। मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर कोई भी बात हो तो मुझे आकर बोलना, मुझसे कुछ मत छुपाना, क्योंकि अगर मुझे फिर अपने तरीके से चला ना तो तुम मेरा गुस्सा नहीं जानती। रतिका, मैंने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अंश फिर उसके माथे पर किस करके कमरे से बाहर चला जाता है। रात का समय। अंश अभी तक कमरे में नहीं आया था। रतिका उसका ही इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि कहीं अंश उससे नाराज़ न हो जाए। वो ये बात वे सोच रही थी। तभी श्यामा उसके लिए डिनर लेकर आती है। रतिका का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने को। वो उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है। श्यामा, खा लीजिए। भाभी, अंश भैया ने कहा है कि आपको टाइम पर खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो भैया फिर आप पर गुस्सा होंगे। रतिका खाने की प्लेट लेकर अपनी गोद में रख लेती है और श्यामा अभी भी उसे ही देख रही थी। रतिका उसे बोलती है, अब क्या है, अब जाओ। श्यामा, सॉरी भाभी, पर भैया ने कहा है जब तक आप पूरा खाना खत्म नहीं कर लेती तब तक मैं वहाँ से हिलूँ भी नहीं। रतिका उसकी ये बात सुनकर गुस्से में उसे घूर कर देखने लगती है, पर वे कर भी क्या सकती थी। वे चुपचाप खाना खाने लगती है। पूरा खाना खत्म होने के बाद श्यामा प्लेट लेकर वहाँ से चली जाती है। रतिका भी पानी पीकर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद अंश कमरे में अंदर आता है। रतिका उसे देखकर तुरंत उठकर बैठ जाती है। अंश कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसके माथे पर किस करके बोलता है, पैर का दर्द कैसा है? रतिका, अंश ठीक है। अंश सो रही थी क्या? रतिका उससे बोलती, नहीं, बोर हो रही थी। अंश के होठों पर उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, बोर हो रही थी, ठीक है, चलो हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं। रतिका वीडियो गेम अंश वीडियो गेम टीवी में लगाते हुए बोलता है, हाँ वीडियो गेम। वो फिर इतना बोलकर रतिका के पीठ के पीछे तकिया लगा देता है ताकि वे आराम से बैठ सके। उसके लिए अब रतिका की खुशी बहुत मायने रखती थी। वे उसे हर वक्त खुश देखना चाहता था। वे फिर एक रिमोट खुद लेकर दूसरा रिमोट रतिका को देते हुए बोलता है, जान, ये वीडियो गेम ऐसे ही खेलेंगे तो बहुत बोर लगेगा, तुम्हें नहीं लगता हमें इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? रतिका उससे बोलती है, क्या ऐड करेंगे? अंश मुस्कुराकर उसके गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोलता है, इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्यों ना हम कुछ और करें, जैसे कोई भी अगर गेम में एक राउंडर हारेगा तो उसे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। रतिका उसकी ये बात सुनकर उसे मना करते हुए बोलती है, क्या? बिल्कुल नहीं, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो मुझे गेम ही नहीं खेलना आपके साथ। अंश रिमोट उठाकर उसके हाथ में ज़बरदस्ती पकड़ाते हुए बोलता है, जान, तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अंश बहुत ही जिद्दी था। वो जो ठान लेता था करके ही रहता था। वो फिर रतिका की तरफ देखता है। रतिका का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वो ये देखकर मुस्कुराने लगता है। वे फिर उससे बोलता है, जान, तुम तो गेम शुरू होने से पहले ही हार मान ली। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना डरती हो। रतिका के मन में अब कंपटीशन के बाद बात आ गई थी। वे उससे गुस्से में बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, देखना मैं आपको हरा कर रहूँगी।
अंश के होठों पर उसकी बात सुनकर शरारती मुस्कान आ जाती है। वे सिर हिलाकर बोलता है, ठीक है तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे हराओ। गेम फिर स्टार्ट होता है। रतिका अंश के खेलने के अंदाज से इतना तो समझ गई थी कि अंश को उतना अच्छा खेलना नहीं आता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर रतिका उसे हर राउंड में हरा रही थी और धीरे धीरे अंश के शरीर से उसकी एक एक चीज़ें कम होने लगी थी। पहले घड़ी, फिर टाई, फिर कोट और फिर शर्ट। रतिका को बहुत ही मज़ा आ रहा था अंश को हराकर। जैसे ही अंश को कोई राउंड हारता, रतिका बच्चों की तरह उछलकर उसे बोलने लगती है, अंश आप ना बहुत बुद्धू हो। इतनी ऐसी लेवल आपसे पार नहीं हो रहा है। आपको तो सच में खेलना नहीं आता। मैं बार बार जीत रही हूँ। वही अंश जिसका ध्यान गेम पर था वे बीच बीच में रतिका को भी देख रहा था और उसे ऐसे खुश होता हुआ देखकर उसके होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अंश को इस समय वे बहुत ही क्यूट और प्यारी लग रही थी, पर रतिका एक बात से अनजान थी। वे ये बात थी कि अंश कभी भी हार नहीं मानता था। वे जानबूझकर उससे हार रहा था ताकि वे रतिका के होठों पर मुस्कुराहट देख सके। ये प्यार से रतिका को ही नहीं हार रहा था। तभी रतिका की नज़र भी अंश पर जाती है और खेलते खेलते उसके हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि अंश बिना शर्ट के उसके सामने बैठा हुआ था। ये देखकर रतिका के होठों की मुस्कुराहट भी गायब हो जाती है। वे अंश के अट्रैक्टिव बॉडी की तरफ ही देखने लगती है। तभी अचानक से वे गेम हार जाती है और स्क्रीन पर गेम ओवर शो होने लगता है। स्क्रीन पर गेम ओवर होते ही रितिका स्क्रीन की तरफ देखती है। अंश ये देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम तो हार गई। अगर मुझे नहीं देखती तो ये राउंड भी जीत जाती, पर क्या करूँ, मैं हूँ ही इतना हॉट कि कोई भी लड़की मुझसे अपनी नज़र हटा ही नहीं पाती है। क्यों, सही कहा ना मैंने। लतिका उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अंश फिर उससे बोलता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें गेम का रूल तो पता है ना कि हारने वाले को क्या करना है। अंश के मुंह से इतना सुनते ही लतिका जल्दी से अपनी साड़ी को कसकर पकड़कर उससे थोड़ा पीछे हटते हुए बोलती है, मैं गलती से हारी थी। अंश उसके करीब आकर बोलता है, रूल तो रूल है बेबी, मानना तो पड़ेगा, मैंने भी मानना था। देखो मैंने भी उतारा है ना अपने कपड़े। रितिका उससे बोलती है, नहीं मुझसे नहीं होगा। अंश उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है, ठीक है तो फिर मैं रूल बदल देता हूँ, तुम अपने कपड़े मत उतारो, पर तुम एक काम करो और वो ये है कि तुम अब मेरे बचे हुए कपड़े निकालोगी। रितिका उसकी ये बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगती है। अंश मुस्कुराकर उससे बोलता है, चलो शुरू हो जाओ। रितिका अपना सर हिलाकर बोलती है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अंश उससे बोलता है, बेबी अब मैंने तुम्हारे लिए रूल भी बदल लिया है, पर तुम फिर से मना कर रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हें रूल बता दिया था। रितिका को बहुत ही शर्म आ रही थी। वह उससे अपनी नज़रें चुराते हुए बोलती है, प्लीज़ अंश, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे नींद आ रही है। अंश मुस्कुरा कर बोलता है, अच्छा अभी जब तुम जीत रही थी तब तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, और अब जब तुम हार गई हो तो तुम्हें रूल फॉलो करने करने को बोल रहा हूँ तो तुम्हें नींद आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। रतिका उसकी बात सुनकर बेड पर लेटकर चादर से खुद को ढक लेती है। अंश मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करके बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम अभी तैयार नहीं हो इसके लिए तो मैं अभी तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा, सो जाओ। रतिका अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है। अंश भी उसके बगल में लेट जाता है और उसके सोने के बाद वे धीरे से उसका सर अपने सीने पर रखता है और उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़कर वे भी सो जाता है। आधी रात का समय अंश के कानों में रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर अंश जल्दी से आंखें खोल कर देखता है और रतिका की तरफ देखता है। रतिका उसके सीने से लगी हुई रो रही थी और नींद में बुरी तरह कांप भी रही थी। अंश उसे जल्दी से साइड में लिटा देता है और उसके कंधों को हिलाकर बोलता है, रतिका क्या हुआ, आंखें खोलो रतिका। रतिका नींद में रो रही थी। अंश उसे फिर से हिलाता है, रतिका आंखें खोलो और देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, क्यों रो रही हो। रतिका उसकी आवाज़ सुनकर आंखें खोल लेती है और उठकर बैठ जाती है। अंश पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा देता है। रतिका एक ही घूंट में सारा पानी पी जाती है। वे बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी। अंश उसे इस तरह से देखकर अपने गले से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। रतिका अंश को कसकर पकड़ लेती है। अंश उसका डर अभी भी साफ साफ महसूस कर पा रहा था। वह उससे कुछ नहीं कहता। वो उसकी पीठ और बालों को सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। रतिका थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती है। अंश उसका चेहरा अपने हाथ में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अब बताओ क्या हुआ है, तुम्हें क्यों नींद में रो रही थी, बताओ मुझे। रतिका मुझसे कुछ मत छुपाना, कोई बात है तो मुझे तो तुम्हें परेशान कर रही है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। रतिका उसका सवाल सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अंश उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, रतिका अपनी आंखें खोलो और मेरी आंखों में देखो, मुझे सच बताओ क्या बात है, मैं सच जानना चाहता हूँ। रतिका अपनी आंखें खोल लेती है, पर वे अभी भी अंश की तरफ नहीं देख रही थी।
वे उससे अपनी नज़रें चुरा लेती है। अंश फिर से उससे पूछता है, क्या हुआ रतिका, बताओ मुझे, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? रतिका उससे अपनी नज़रें चुराते हुए बोलती है, कुछ नहीं छुपा रही हूँ, अगर कोई बात होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अंश उससे बोलता है, रतिका तुम अभी मुझे सच नहीं बता रही हो। अगर तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही हो तो नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? रतिका उसकी आंखों में देखने लगती है। अंश भी उसे ही देख रहा था। वो उससे फिर पूछता है, बताओ मुझे, क्या बात है? रतिका उसका बार बार एक ही सवाल सुनकर चिढ़ते हुए बोलती है, कोई बात नहीं अंश, मैंने तुमसे कहा ना। क्यों तुम बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछ रहे हो? मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दो। अंश खामोश हो जाता है। रतिका बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। 1 घंटा बीत जाता है पर अभी भी अंश उसे देख रहा था। रतिका अपनी आंखें बंद किए हुए ही थी। वे अपने ऊपर अंश की नज़रें फेल कर सकती थी पर उसने एक बार भी अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ नहीं देखा था, ना ही वे एक बार भी हिली थी। अंश उठकर कमरे के बाहर चला जाता है और दरवाज़ा लगा देता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर रतिका फिर से अपनी आंखें एक झटके से खोल लेती है और उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अंश एक कमरे में जाता है। वहाँ एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी जहाँ अलग अलग ब्रांड के शराब की बोतल रखी हुई थी जो विदेश से मंगाई गई थी। अंश एक बोतल निकालकर शराब पीने लगता है। वे रतिका के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर रतिका उससे क्या छुपा रही है। वे अब ये जानना चाहता था। अंश फिर किसी को कॉल लगाकर उससे बोलता है, मुझे एक लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वे भी जल्दी से जल्द। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, पर सर आप किस लड़की के बारे में जानना चाहते हैं? अंश अपनी बीवी के बारे में। दूसरी तरफ वाला आदमी ये सुनकर चौंक जाता है। अंश उसे रतिका की तस्वीर भेजकर बोलता है, जल्द से जल्द मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ से फिर कॉल कट जाता है। अंश पूरी बोतल शराब खत्म करके फिर से रतिका के बारे में सोचने लगता है। सुबह का समय, रतिका की नींद खुलती है। वे जैसे ही अपनी आंखें खोलती है अपने सामने अंश को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। अंश उसके माथे पर किस करके बोलता है, गुड मॉर्निंग जान। रतिका भी मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। अंश उसके सामने एक पैकेट आगे करके बोलता है, ये लो, इसे पहन लो, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। मैं तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ। रतिका को कुछ हद तक समझ आ रहा था कि अंश उसे इसलिए बाहर ले जा रहा था क्योंकि वे उसे रात के बारे में जानना चाहता था कि आखिर रतिका क्यों रात को इतना डर गई थी। रतिका अपना सिर हिला देती है। अंश पैकेट लेकर वहाँ से चली जा हिला देती है। रतिका पैकेट लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वे तैयार होकर बाहर आती है। अंश मुस्कुराकर उसे देखता है और अपना हाथ बढ़ा देता है। रतिका भी उसका हाथ पर अपना हाथ रख देती है। दोनों फिर मैंशन के बाहर आते हैं। अंश उसे कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। अंश कार को एक जगह लाकर रोक देता है। रतिका कार से उतरकर चारों तरफ देखती है। वे जगह सुनसान थी। वहाँ एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। रतिका अंश से पूछती है, अंश तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और ये हेलीकॉप्टर? अंश उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर उसे उससे हेलीकॉप्टर के अंदर बैठाकर वे भी उसके साथ आकर बैठ जाता है। हेलीकॉप्टर वहाँ से फिर उड़ता है। रतिका फिर से उससे पूछती है, अंश मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंश बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है, एक खास जगह ले जा रहा हूँ। ये मेरा सीक्रेट जगह जिसके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। थोड़ी देर के बाद हेलीकॉप्टर एक आइलैंड के रिसोर्ट में पहुंचता है। रतिका नीचे की तरफ देखती है। वे रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत था और आइलैंड के बीच में था। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर रिसोर्ट के हेलीपैड में आकर उतरता है। अंश उसकी ये बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है। अंश उसे हेलीकॉप्टर से बाहर निकालता है। रतिका बाहर आकर चारों तरफ देखने लगती है। अंश उसका हाथ पकड़कर रिसोर्ट के अंदर ले जाते हुए बोलता है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आना भी चाहेगा तो भी नहीं आ सकता। रतिका उससे पूछती है, पर क्यों नहीं आ सकता? मुझे लगता है यहाँ कोई भी आ सकता है अपनी बोट में बैठकर। अंश उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुरा देता है और फिर उसे सामने की तरफ दिखाते हुए बोलता है, वे देखो, वो सामने बड़ी सी शिप देख रही है। रितिका सामने की तरफ देखती है। अंश उससे बोलता है, उस शिप के अंदर मेरे ही आदमी हैं जो दिन रात मेरे इस आइलैंड की देखभाल करते हैं, इसलिए मेरे परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। रितिका उससे बोलती है, पर यह तो एक रिसोर्ट है ना, तो ये लोग क्यों नहीं आ सकते? और ये कितना खूबसूरत भी है। अगर यहाँ लोग आएंगे तो आपकी बहुत कमाई होगी। अंश उसकी ये बात सुनकर हंसने लगता है। रितिका ने जो भी उसे कहा था, इस समय वह बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। वो उसके गाल पर अपना एक हाथ रख कर बोलता है, ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में कि ये रिसोर्ट लोगों के लिए भी खोला जाए, पर फिलहाल तो हम दोनों ही यहाँ हैं, इसलिए यहाँ अभी कोई नहीं आ सकता और तुम यहाँ मेरे साथ पूरी तरह से सेफ हो।
अंश का ये रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत था। ये रिसोर्ट समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर बना हुआ था। अंश उसे पूरा रिसोर्ट दिखाने लगता है। रिसोर्ट अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ बहुत सारे लग्जरीज फैसिलिटी मौजूद थी। अंश रतिका को एक कमरे के अंदर ले जाता है और कमरा का दरवाज़ा समुंदर के सामने खुलता है। वो रिसोर्ट किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। कमरे की बालकनी का दरवाज़ा खोलकर रतिका बाहर की तरफ देखती है। बाहर एक बड़ा सा सोफा लगा हुआ था जो किसी आरामदायक बेड की तरह ही था। अगर कोई समुद्र की खुली हवा में सोना चाहे तो सो भी सकता है। रतिका अपने चारों तरफ फैले समुद्र को देखने लगती है। अंश उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर बोलता है, पसंद आया ये जगह? रतिका मुस्कुराकर बोलती है, अंश ये जगह बहुत खूबसूरत है। मैंने ऐसा पहली बार देखा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। अंश मुस्कुराकर उसके कंधों पर अपने होंठ रख देता है और रख कर किस करते हुए बोलता है, यहाँ चारों तरफ गार्ड मौजूद है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रतिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अंत फिर उसे बेड पर बिठाकर बोलता है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। रतिका अपना सिर हिला देती है। अंश कमरे के बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वे फिर से कमरे के अंदर आता है। उसके पीछे दो लड़कियाँ थीं जिन्होंने अपने हाथ में ट्रे पकड़ा हुआ था। अंश उनसे बोलता है, ट्रे यहीं रखो और जाओ। दोनों लड़कियां खाने के ट्रे टेबल पर रखकर चली जाती है। अंश फिर रतिका के सामने बैठ जाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। रतिका भी बड़े ही प्यार से खाना खिला रही थी। खाना खत्म होने के बाद अंश उससे बोलता है, रतिका एक सवाल पूछूं? रतिका उससे बोलती है, हाँ पूछो ना। अंश उससे बोलता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रतिका उसका ये सवाल सुनकर मुस्कुरा देती है। वे फिर उसका हाथ थामकर उसके हाथ पर किस करके बड़े प्यार से बोलती है, ये कैसा सवाल है? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अंश उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अगर प्यार करती हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये साहिल मल्होत्रा कौन है? अंश के मुँह से साहिल मल्होत्रा के नाम सुनकर रतिका बहुत ही बुरी तरह चौंक जाती है। अंश उसे इस तरह से चौंकते हुए देखता है तो उसे अपने गले से लगाकर बोलता है, घबराओ मत, जो सच है वे बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कौन है ये साहिल। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया था। मेरे आदमी बस इतना ही पता लगवा पाए कि तुम्हारा पहले किसी साहिल मल्होत्रा के साथ रिश्ता था। अब तुम बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि कौन है ये साहिल। रतिका उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने पुराने ख्याल में खो जाती है। 2 साल पहले नैनीताल एक लड़की अपने कमरे में तैयार हो रही थी। बाहर एक आदमी बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और अंदर एक औरत किचन में काम कर रही थी। वे लड़की अपने कमरे से आकर अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, माँ जल्दी से ब्रेकफास्ट दो, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज जाने के लिए। अंदर से वे औरत ब्रेकफास्ट की प्लेट लेकर टेबल पर रख देती है और उस लड़की से बोलती है, रतिका पूरा ब्रेकफास्ट खत्म करके जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं, समझी? रतिका मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ माँ, मैं पूरा खा लूँगी, मैं कभी छोड़ती हूँ क्या खाना? रतिका की बात सुनकर उसके पिता आनंद जी मुस्कुरा देते हैं। रतिका फिर अपनी माँ आभा उससे पूछती है, माँ भैया और भाभी कब आ रहे हैं? रतिका के भैया भाभी आदर्श और सारिका साथ में ही जॉब करते थे। काम करते हुए ही दोनों की मुलाकात हुई। फिर दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी 1 महीने पहले ही हुई थी और दोनों अपने हनीमून पर गए हुए थे। भाजी रतिका से बोलती है, तुझे क्या करना है? जब आना होगा आ जाएंगे। रतिका माँ, मैंने भाई भाभी को लिस्ट दी थी मेरे लिए अच्छी चीज़ लाने के लिए, बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि वे कब तक आएंगे। आभा उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तुझे ना कभी वे पूरा नहीं होता। आनंद भी आभा जी की बात सुनकर बोलते हैं, बस अब बस कीजिए, कितना सुनाएगी आप मेरी बेटी को? क्या हो गया, कुछ लाने को बोल दिया? रतिका अपने पापा की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आनंद जी रतिका को उसके कॉलेज छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं। रतिका कॉलेज के अंदर जाती है। रतिका की बेस्ट फ्रेंड पूजा उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। रतिका भी मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। पूजा, पता है रितु, आज हमारे कॉलेज में ब्रेकफास्ट बास्केटबॉल मैच होने वाला है, वे भी दूसरे कॉलेज के साथ, और उस कॉलेज का सबसे हॉट बंदा साहिल मल्होत्रा, जिसके पीछे सारी लड़कियां पागल हैं, वे हमारे कॉलेज में बास्केटबॉल का मैच खेलने आ रहा है। मैं तो उसका इंतज़ार कर रही हूँ। रतिका, अच्छा, मतलब कि तू मैच नहीं देखेगी, साहिल को देखेगी? क्यों? पूजा उसकी बात सुनकर शर्माते हुए अपना सिर हिला देती है। रतिका उसे शर्माते हुए देखकर हंसने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद दूसरे कॉलेज के लड़के भी रतिका के कॉलेज में बास्केटबॉल खेलने के लिए आ जाते हैं, पर उसके कॉलेज की सारी लड़कियों की नज़र तो एक ही लड़के पर टिकी हुई थी। वह लड़का देखने में टॉल, डार्क, हैंडसम था, हाइट 6 फीट, और वे दिखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसका नाम था साहिल मल्होत्रा।
दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।